दोस्तों, मुगल साम्राज्य के बारे में आप तो जानते ही होंगे, लेकिन मैं आज एक ऐसे साम्राज्य के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिस साम्राज्य पर मुगल ने 17 बार हमला करने के बाद भी वो असफल रहे। एक ऐसा साम्राज्य जिस साम्राज्य पर मुगल जैसे शक्तिशाली डायनेस्टी भी हार मान गए। आज मैं बात करने जा रहा हूँ आसाम में स्थित आहूम डायनेस्टी के बारे में, जो करीब 1228 से लेकर 1826 तक रूल किया था, जिसे वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग डायनेस्टी भी बोला जाता है। आहूम जैसे इतने ज़्यादा शक्तिशाली डायनेस्टी होने के बाद भी क्यों हमारे आसाम को छोड़कर पूरे भारत में काफ़ी ज़्यादा कम लोग ही इस डायनेस्टी के बारे में जानते हैं। इस बारे में मैं खुलासा करूँगा इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको आहूम डायनेस्टी से रिलेटेड काफ़ी सारे अनसुने चीज़ें बताऊँगा। ये बात है तब की जब हमारे पूरे भारत में मुगलों का शासन था, सिवाय हमारे आसाम को छोड़कर, क्योंकि उस समय में आसाम में आहूम का राज था। मुगल ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन आहूम किंगडम को वो कभी हरा नहीं पाए। ऐसे तो आहूम और मुगल के बीच में युद्ध होते रहते थे, लेकिन औरंगजेब के समय में होता है अब तक का आहूम और मुगल के बीच में लड़े गए सबसे ज़्यादा खतरनाक युद्ध, जिसे हम बोलते हैं द बैटल ऑफ सरायघाट। मुगल और आहूम के बीच में लड़े गए द बैटल ऑफ सरायघाट में मुगल की ही जीत होती, लेकिन आहूम की सफलता के पीछे एक ऐसे वीर सेनापति का हाथ था जिसने अपने ही मामा को युद्ध के दौरान लापरवाही करने के कारण उनका सिर काट दिया था। वो सेनापति और कोई नहीं, लचित बरफुकन था। चलिए अब हम जानते हैं कैसे हुआ सरायघाट का युद्ध और कैसे वीर लचित ने शक्तिशाली मुगल से हमारे आसाम को बचाया। ये बात है 13वीं सदी की, जब आहूम म्यांमार से पतकाई पर्वत पार करके आसाम आए और आसाम में अपना साम्राज्य स्थापित किया। उस समय आहूम के लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी मुगल और कोच बिहार, क्योंकि कोच बिहार उस समय मुगल के सपोर्ट में थे और मुगल हमेशा से चाहते थे कि वो हमारे आसाम के रीजन को कैप्चर करें। और ऐसे ही शुरू हुआ आहूम और मुगल के बीच में युद्ध। अभी बात आती है 1668, जब जयद्रथ सिंहा आहूम के नए राजा बने, और वो राजा बनते ही आसाम के कुछ अंश जो मुगल ने ले लिया था वो फिर से जयद्रथ सिंहा ने युद्ध करके ले ली, और मुगल के साथ युद्ध करके मुगल के कुछ अंश भी जयद्रथ सिंहा ने अपने पास रख लिए। लेकिन कुछ सालों बाद ही मुगल ने जयद्रथ सिंहा को हरा दिया, जिसमें उन्होंने 80 हाथी, घोड़े और अपनी बेटी को भी दांव में लगा दिया था। इतना कुछ खोने के बाद जयद्रथ सिंहा अंदर से टूट चुके थे और कुछ दिनों बाद उनका मृत्यु भी हो गया था। अभी चक्रध्वज सिंहा बनता है आहूम का नया राजा, और यही से शुरू होता है लचित बरफुकन की कहानी। चक्रध्वज सिंहा राजा बनने के बाद लचित को बनाया जाता है सेना का प्रमुख, और कुछ महीनों बाद लचित का वीरता और शौहरता देखकर लचित को बनाया जाता है बरफुकन। आहूम इतना ज़्यादा शक्तिशाली बनने का सबसे बड़ा कारण है उनका सैन्य रचना, जो करीब 6 भागों में विभाजित है। पहले आता है देका, जो 10 सैनिकों का प्रमुख है। उसके बाद आता है बोरा, जो 20 सैनिकों का प्रमुख है। उसके बाद आता है सोइकिया, जो 100 सैनिकों का प्रमुख है। उसके बाद आता है हाजोरिका, जो 1000 सैनिकों का प्रमुख है। उसके बाद आता है राजकुआ, जो 3000 सैनिकों का प्रमुख है। उसके बाद आता है फुकन, जो 6000 सैनिकों का प्रमुख है, और बरफुकन इन सारे सैनिकों का प्रमुख है। और अभी लचित बनता है इन सारे सैनिकों का बरफुकन। लचित बरफुकन बनते ही मुगल ने कब्जा किया हुआ गुवाहाटी किला को फिर से लचित अपने कब्जे में ले लेता है। अभी लचित बरफुकन इटाकोली को कब्जा करने के लिए देख रहा था, लेकिन इटाकोली को कब्जा करना आसान नहीं था, क्योंकि 100 से ज़्यादा विस्फोटक तोपें रखे हुए थे। अभी लचित सोच में पड़ गया था कि वो युद्ध कैसे जीते, और अभी इस वक्त काम आता है लचित बरफुकन की चतुराई। लचित बरफुकन अपने कुछ सिपाही को रात में इटाकुली में छुप के भेजते हैं, जिसने उन विस्फोटक तोपों के अंदर पानी डाल के आ गए, जिसके चलते युद्ध में आहूम सेना की जीत होती है। जब ये बात औरंगजेब को पता चलती है तो औरंगजेब गुस्से से तिलमिला उठते हैं और राम सिंह को 70,000 सेनाओं के साथ लचित को मारने
आसाम भेजते हैं। लचित राम सिंह से उन दिनों डट कर सामना करते हैं। लचित अपनी बुद्धिमत्ता दिखाकर छापामार युद्ध करते हैं, जिसे हम गोरिल्ला वॉरफेयर बोलते हैं। ये छापामार युद्ध राम सिंह के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा था, जिसकी वजह से राम सिंह लचित को खुले युद्ध के लिए उकसाता है। लचित को पता था मुगल से खुले में युद्ध करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन राजा चक्रध्वज सिंह ने बेताब होकर युद्ध के लिए आदेश दे देता है। युद्ध में बहुत से आहूम सेना घायल हो जाते हैं, लेकिन लचित अपने और अपने देश को बचाने के लिए सक्षम होते हैं, और इस युद्ध को हम बोलते हैं द बैटल ऑफ आलाबोई। 1670 में राजा चक्रध्वज सिंह का देहांत हो जाता है और उदय आदित्य सिंह को नया राजा घोषित कर दिया जाता है। 1671 में राम सिंह को पता चलता है अंधुरा घाटी के किनारे रक्षा इंतजाम में भेद किया जा सकता है, जिसको सुनकर राम सिंह अपनी विशाल जहाज़ों को ब्रह्मपुत्र नदी के पास खड़ा कर देता है। दुर्भाग्यवश लचित उन दिनों काफ़ी ज़्यादा बीमार थे और वो चल फिर भी नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से आहूम सेना अपना लीडर ना होने की वजह से मुगल को देखकर पीछे आने लगे। जब ये बात लचित बरफुकन को पता लगता है तो लचित बरफुकन अपने बीमार शरीर को लेकर ब्रह्मपुत्र के पार पहुंच जाते हैं। लचित बरफुकन जब अपनी सेना को डर के मारे पीछे आते हुए देखते हैं तो लचित बरफुकन गुस्से से उन लोग को बोलते हैं कि जाओ, तुम लोग घर जाओ, मैं ही अकेले इन मुगलों से लड़ता हूँ, और अपने राजा को भी बोल देना कि मैं अपने देश के रक्षा के लिए मुगल के हाथों मारा गया। ये सुनने के बाद सैनिकों को अपना गलती का एहसास होता है, और ऐसे ही हजारों मुगल सेनाओं को आहूम ने मार गिराया और असम के अखंडता को एक वीर सेनापति लचित बरफुकन ने फिर से बनाए रखा, और ये था द बैटल ऑफ सरायघाट। लेकिन कुछ सालों बाद ही लचित बरफुकन का मृत्यु हो जाता है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए मुगल ने फिर से हमारे असम को कैप्चर कर लिया, और बाद में 18वीं सेंचुरी में बर्मिस ने कैप्चर कर लिया हमारे असम को, और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बर्मिस से हमारे असम को ले लिया। ये था लचित बरफुकन का कहानी। अभी ये सवाल आता है कि तो फिर हमारे असम को छोड़कर क्यों बाकी के स्टेट्स को लचित बरफुकन के बारे में काफ़ी ज़्यादा कम जानकारी है। इसका रीज़न ये है कि जो हिस्ट्रिकल बुक्स होते हैं जो हमें स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, उनमें सिर्फ मुगल एम्पायर के बारे में ही पढ़ाया जाता है। उन बुक्स में लचित बरफुकन के बारे में लिखा ही नहीं होता है। यही रीज़न है हमारी यूथ को लचित बरफुकन के बारे में पता नहीं होता है। तो आज के लिए बस इतना ही।